नमस्कार दोस्तों। कल हमने रिसर्च के कुछ तरीकों के बारे में, विशेषताओं के बारे में, उसका अधिकारी कौन होता है, शोधार्थी होता है या शोध जो गाइड होता है, निर्देशक होता है, वो होता है। तो कुछ पॉइंट्स हमने अनुसंधान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे क्या होती है, क्यों करते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, कौन करता है। आज हम इसकी विधियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अनुसंधान विधियों में हमारे लिए मुख्यतः जो 6 तरीके हमारे सामने निकल के आते हैं, जिसमें पहला है परिणामात्मक विधि, दूसरा है तर्क आधारित, तीसरा है हमारा उद्देश्य आधारित, चौथा है प्रक्रिया आधारित, पांचवा है हमारा जांच आधारित और छठा है हमारा अवधारणा पर आधारित। परिणाम आधारित विधि से मतलब है, या परिणामात्मक विधि से मतलब है, जो हमारे पास परिणाम निकल के आते हैं रिसर्च के, वो किन किन तथ्यों पर, किन घटकों पर आधारित होते हैं, उसके कह सकते हैं मौलिक परिणाम हो सकते हैं और व्यवहारिक परिणाम हो सकते हैं। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे अभी आगे चल के। दूसरा है हमारा तर्क आधारित। तर्क आधारित में क्या होते हैं, हमारे आगमनात्मक होते हैं, निगमनात्मक होते हैं। आगे है हमारा तीसरा उद्देश्य आधारित। उद्देश्य आधारित में हमारे घटनोत्तर हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं, विश्लेषणात्मक हो सकते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी वर्णनात्मक अनुसंधान विधि है। वर्णनात्मक के अलावा सहसंबंधित है, व्याख्यात्मक है, समन्वेषी है, प्रायोगिक है। आगे हम बात करें प्रक्रियात्मक में, प्रक्रियात्मक अनुसंधान विधि में हमारा मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है और तीसरा इसी का पार्ट होता है मिश्रित विधि। गुणात्मक विधि के अन्य कुछ उपघटक कह सकते हैं, जिसमें हमारा समूह केंद्रित हो सकती है, प्रत्यक्ष अवलोकन हो सकता है, गहन साक्षात्कार हो सकता है, कथात्मक हो सकता है, घटनाजन्य हो सकता है, निर्जातीय हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, प्रदत्त आधारित हो सकता है। आगे हमारी जांच आधारित में हमारा संरचित हो सकता है और असंरचित हो सकता है। लास्ट है हमारा अवधारणा पर आधारित। अवधारणा में हमारे वैचारिक हो सकते हैं और हमारे अनुभव सिद्ध हो सकते हैं। अब हम धीरे एक एक करके इन चीज़ों को, इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हम थोड़ा सा इनको समझने में आसानी होगी, हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परिणामात्मक विधि से। परिणामात्मक विधि से मतलब है, जब हमारे परिणाम, जो रिसर्च के जो परिणाम होते हैं, वो किन तथ्यों पर, किन घटकों पर आधारित होते हैं, वो वास्तविक होते हैं, वो हमारे व्यवहारिक वास्तविक होते हैं, या फिर कुछ जो रिपोर्ट्स होती हैं उन पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी क्षेत्र में क्राइम की रिपोर्ट के अगर बारे में बात करनी है, मान लीजिए कानूनी रिपोर्ट्स के अनुसार 100 क्राइम हुए, 100 क्राइम में 50 नहीं, इसको मान लीजिए 55 लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई, मीन्स FIR दर्ज करी, और 45 लोगों ने आपसी सहमति से क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। वो जो परेशानियाँ थी उनको, आपसी जो मतभेद थे उनको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट होंगी ये क्या होंगी, हमारी मौलिक चीज़ें होंगी, मीन्स कह सकते हैं ये हमारी थ्योरेटिकल होंगी, थ्योरेटिकल डेटा होगा। ये जैसे सरकारी डेटा जो जैसे होता है कि सरकार ने पौधारोपण 10,000 पौधारोपण किया, या कह सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में क्राइम रेट कम हुआ है, किसी डिस्ट्रिक्ट में डेथ रेट कम हुआ है, तो वो जो हमारे एक कह सकते हैं गवर्नमेंट डेटा, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे प्रत्यक्ष जो डाटा होता है वो हमारा क्या होता है, एक मौलिक डाटा के रूप में होता है। वहीं अगर इसमें बात करें तो ये चीज़ें हैं, मान लीजिए 55 लोगों ने यहाँ पे FIR दर्ज की, रिपोर्ट दर्ज की, 45 लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो समाज के, जो लोगों के या परिवार के डर से जो चीज़ें सामने ही नहीं आई, जो झगड़े नहीं आए, लेकिन वहाँ पे भी शोषण हो रहा है, वहाँ पे भी क्राइम हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी क्षेत्र में घरेलू हिंसा के कुछ मामले हैं, क्राइम तो वो भी है, तो यहाँ पे कुछ लगभग 800-900 मामले ऐसे भी तो होंगे जिनकी ना रिपोर्ट हुई है, ना बाहर पता चला है, लेकिन क्या है, क्राइम तो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, यहाँ जो ये डेटा होगा ये क्या होगा, हमारा व्यवहारिक डेटा होगा। दूसरे नज़रिए से अगर देखें, जो रिपोर्ट्स हमारी प्रकाशित होती हैं, जो हमारा ऑफिशियल डाटा होता है, उसमें क्या होती है, हमारी मौलिक परिणाम होते हैं। वहीं जो हमारा
जो अनौपचारिक तौर पे, जो व्यवहारिक तौर पे जो डेटा होता है वो क्या होता है, हमारा व्यवहारिक परिणाम होता है, जिसमें हमारे वास्तविक तथ्य होते हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनके उनके प्रमाण नहीं होते, प्रूफ नहीं होते सरकार की नज़रों में। दूसरा एक इसमें कह सकते हैं कि पुलिस की जो रिपोर्ट हुई, पुलिस ने अपने डेटा को साफ रखने के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के उस एक छवि को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या किया, कुछ डेटा को एनालिसिस करके और गवर्नमेंट को सौंप दिया। दूसरा, अगर व्यवहारिक में बात करें तो जर्नलिस्ट क्या करते हैं या कुछ रिपोर्टर्स क्या करते हैं, फील्ड ट्रिप पे जाते हैं और वहाँ पे पर्टिकुलर लोगों से जांच करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लोग बाहर बताते ही नहीं हैं, अपने पारिवारिक मुद्दों को वो पब्लिक नहीं करना चाहते। ऐसे भी कुछ मुद्दे हैं, जब उनको एक प्राइवेसी का एक पॉइंट रख के तब उनसे पूछा जाता है तो वो उन चीज़ों को कुछ हद तक शेयर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बात से ये पता चलता है कि जो व्यवहारिक चीज़ें हैं और जो हमारी मौलिक चीज़ें हैं, उन दोनों में कहीं ना कहीं हमारा फ़र्क रहता है। तो मौलिक चीज़ें हम कह सकते हैं जो हमारा औपचारिक चीज़ें हैं, व्यवहारिक परिणाम हम कह सकते हैं जो हमारा एक्चुअल जो फील्ड में या लोगों के एक लोकमत से जो हमारे पास परिणाम होते हैं वो होते हैं हमारे व्यवहारिक परिणाम और मौलिक परिणाम। दूसरा है हमारा तर्क पर आधारित। थर्ड वाले पॉइंट को हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रक्रिया वाले को करेंगे, तो इसलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। हमारे तर्क से मतलब है, तर्क का आधारित से मतलब है, तर्क किसको कहते हैं? पहली बात तो ये समझते हैं तर्क कहते किसको हैं। तो जो तथ्य सिद्धांत को सिद्ध करने में सहायक हों, क्या कहलाते हैं? तर्क कहलाते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, जो हमारा न्याय शास्त्र है या न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के जो शुरुआत मानी जाती है पाँचवीं छठी ईसा पूर्व से। अगर इसके सिद्धांत के जो किसने दिया उसमें हम वैसे कोई फिक्स जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है, फिर भी यहाँ पर दो लोग हमारे सामने होते हैं, एक तो अक्षपाद और दूसरे गौतम। इन्होंने क्या दिया था? न्याय दर्शन हमारे जो 6 आस्तिकवादी भारतीय दर्शन हैं उनमें से एक है। इसके अन्य में अगर हम बात करें तो वैशेषिक है, मीमांसा है, एक न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, मीमांसा हो गया, योग हो गया, और इसमें दो और हैं कह सकते हैं, जिसमें से न्याय हमारा क्या है? एक न्याय दर्शन है। न्याय से मतलब है, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण से समझते हैं, कानून में एक जैसे हम अदालत में जाते हैं, किसी कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे जो किसी का जुर्म जो होता है, किसी का जो क्राइम होता है, वो कैसे प्रूफ होता है? उसके लिए हमें कुछ विटनेस, कुछ गवाह की ज़रूरत होती है, उसके लिए पुलिस की रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ्स की ज़रूरत होती है। तो उन तर्कों के आधार पर, उन जो हमारे विटनेस होते हैं, जो गवाह के आधार पर, और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वीडियोस वगैरह, फ़ोटो वगैरह, जो जितने भी प्रूफ्स उसके लिए होते हैं, रिलेटेड जितने भी प्रूफ्स होते हैं हमारे पास, उन सभी को विश्लेषित करके क्या होता है, एक एनालाइज़ किया जाता है। एनालाइज़ करने के बाद ये देखा जाता है कि उसका जो क्राइम लेवल है वो किस मतलब क्राइम का जो स्टैंड है वो किस लेवल पे है।
तो उस लेवल के अकॉर्डिंग उस पे जो धाराएं हैं, आईपीसी की जो धाराएं हैं वो लगाई जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा सुना दी जाती है, जो भी क्रिमिनल होता है। तो वही एक कहीं ना कहीं न्याय दर्शन जो है वो उसी सिद्धांत पर या इसी सिद्धांत से हमारा जो वर्तमान जो न्याय प्रणाली है इसी तरह कार्य करती है। तो जो हमारे सिद्धांत होता है, सिद्धांत मीन्स जो हमारी फाइनल रिपोर्ट होती है उसको तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तथ्य क्या होंगे हमारे अगर कोर्ट की उसमें बात करें तो विटनेस हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए और हमारे रिपोर्ट्स हो गई। तो यही तो हैं, यही चीज़ें तो, ये तथ्य ही तो हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, जो हमारा सिद्धांत है मीन्स जो सज़ा है या फिर एक दोषी या निर्दोष करार जब हम किसी को देते हैं तो वो किन आधारों पर देते हैं, इन्हीं तथ्यों के आधार पर। और ये क्या होता है हमारा एक निगमन या आगमन प्रणाली होती है जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, तथ्यों से हम एक कंक्लूज़न पे जाते हैं और हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, ये दोषी है या नहीं है, या निर्दोष है। तो उसमें क्या है, हमारी आगमनात्मक प्रणाली पे कार्य करते हैं और जो हमारे सिद्धांत होता है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो न्याय दर्शन इस तरह से हमारा होता है। इसके कुछ तथ्य हमारे सामने होते हैं। न्याय दर्शन के लिए जो होते हैं प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये कुछ चीज़ें हैं। प्रमाण से मतलब है जो हमारी वास्तविक जो यथार्थ है, जो वास्तविक सच्चाई है, उससे मतलब है। प्रत्यक्ष से मतलब है जब किन्हीं चीज़ों को हमारे इंद्रिय ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा किसी चीज़ की जो जानकारियाँ होती हैं उसको प्राप्त किया जाता है। उसमें हो सकता है कि हम प्रॉपर जानकारी ले पाए, हो सकता है उसमें से हमसे कुछ चीज़ें छूट गई। तो जिन चीज़ों को हम अवलोकित कर पाए, जिन चीज़ों का हम अवलोकन कर पाते हैं वो क्या होती हैं, हमारी प्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं। अनुमान क्या होता है, कोई चीज़ें प्रत्यक्ष है जबकि एक चीज़ हमारी अप्रत्यक्ष है। मान लीजिए कोई घटना हुई, किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद अगर हम वास्तविक जो चीज़ें होंगी वो तो हमारा प्रमाण होगा। प्रत्यक्ष में क्या होगा, हम उसको अवलोकन करने जाएंगे। अनुमान क्या होगा, मान लीजिए गाड़ी टूटी हुई है, गाड़ी का आगे से शीशा टूटा हुआ है और साइड का ग्लास टूटा हुआ है और देखेंगे उस पर किस तरह से चोट आई। जैसे पोस्टमार्टम होता है या फॉरेंसिक रिपोर्ट आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होंगी, तो वो उन चीज़ों को एक गहन अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके साथ इस तरह की बर्ताव हुआ है। या जैसे किसी बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या होता है, उसमें किसी के सिर में चोट लगी है, किसी के चेस्ट में, या किसी का गला दबाने से, इस तरह की क्या चीज़ें हैं। एक अवलोकन करने के बाद जो हमारे पास निष्कर्ष निकल के आता है, हम एक अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए किसी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई कि सिर में चोट लगी हुई है। तो ऐसा, उसके दो कारण हो सकते हैं। हम अनुमान लगाते हैं या तो किसी ने पीछे से वार किया है, या ऐसा हो सकता है कि वो खुद से गिर गया हो, खुद से चोट लगी हो। तो दो उसमें कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। तो वो क्या होता है, हमारा अनुमान होता है। कहने का मतलब है प्रत्यक्ष चीज़ों की अप्रत्यक्ष चीज़ें, तथ्यों का, वे तथ्य जिनको हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं पर कर नहीं पाते। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने योग्य होते हैं पर कर नहीं पाते, उनका मात्र अनुमान करते हैं। क्या करते हैं, हम अनुमान करते हैं, एक सोच करते हैं, एक सोच निकालते हैं, एक परिणाम निकालते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे अनुमान होते हैं। उपमान जो कह सकते हैं कि जैसे हमारा एक व्याकरणिक, उसमें भी लगभग समान चीज़ है। उपमान जिससे लगभग एक कुछ कंक्लूज़न निकालने के लिए जिन तथ्यों को आधार बनाया जाता है, या कह सकते हैं कि मान लीजिए चांद की उपमा देते हैं। तो उपमान क्या है, एक ऐसी चीज़ें हैं जो कंक्लूज़न के कुछ तथ्य हो सकते हैं कि हाँ उसमें ये परिणाम हो सकता है। तो वो जो परिणाम की संभावना होती है वो क्या होते हैं, हमारे उपमान होते हैं। शब्द क्या है हमारे, वे तथ्य जिनकी सहायता से अनुमान लगाकर
प्रमाण की तरफ क्या किया जाता है, सिद्धांत को सिद्ध किया जाता है। वो क्या होते हैं हमारे शब्द। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अनुमान के ऊपर। बाकी हम इसको डिटेल में जो हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, सॉरी, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग होगी, लॉजिकल रीजनिंग में और अच्छे से बात करेंगे। उसमें हमारे जितने भी न्याय दर्शन, न्याय के बारे में या इस तरह से जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, इस तरह की चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। अब अनुमान पे बात आते हैं, ये किस तरह से यहाँ पे कार्य करता है। तो हमारा जो न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र में अनुमान के कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें हमारा प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, निगमन और आगमन, ये कुछ तथ्य हैं हमारे पास जो निकल के आते हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण मान लीजिए पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास एक उदाहरण है, पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है। तो इन तथ्यों को समझेंगे और साथ साथ में इन चीज़ों को निष्कर्ष निकालना, हम कैसे किस तरह से निष्कर्ष निकालते हैं, वो चीज़ देखेंगे। इसमें बीच में एक चीज़ और आती है, उदाहरण। अच्छा, सबसे पहले की जो चीज़ है वो हमारी जो धुआं है उसकी स्थिति कहाँ पर है, हमारी पर्वत पर है। तो कह सकते हैं कि जो पर्वत है, जो हमारा साध्य है, साध्य क्या है हमारी, हम निष्कर्ष क्या निकालना है, अग्नि। और अग्नि के लिए हमारे पास निष्कर्ष एक क्या कंक्लूजन हो सकता है, जहाँ जहाँ धुआं होता है जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ क्या होगी, अग्नि होगी। तो ये जो कथन है, ये जो सिद्धांत है, जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या होगा, हमारा उदाहरण होगा। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ये क्या है हमारी अग्नि, क्या है हमारा साध्य वस्तु है। साध्य मीन्स ये हमारा टारगेट है। टारगेट को अचीव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो स्थान होता है, जैसे सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के लिए हम क्या किससे वेरीफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पर्वत है। तो पर्वत क्या है हमारा, एक साध्य की अनिवार्यता है। ये क्या है हमारी साध्य की अनिवार्यता कि उसके लिए अनुमान को लगाने के लिए कोई एक प्लेस होना आवश्यक है। तो एक प्लेस जो क्या होगा, वो हमारी क्या होगी, प्रतिज्ञा होगी। प्रतिज्ञा मीन्स जो एक प्रॉपर जो साध्य को सिद्ध करने के लिए जो अनिवार्य तत्व होगा, और अनिवार्य तत्व के रूप में भी भौगोलिक या कुछ भौतिक जो चीज़ें होंगी, वो क्या है, हमारी प्रतिज्ञा है। दूसरा, जैसे आपने हेतु हमने काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं, काव्य हेतु। काव्य हेतु से मतलब है काव्य को उत्पत्ति के लिए जिन आवश्यक शक्तियों की या जिन आवश्यक तथ्यों की ज़रूरत होती है, वो क्या होता है, हमारा काव्य हेतु। उदाहरण के लिए वहाँ पे प्रतिभा होता है, उत्पाद्य होता है, अभ्यास होता है। प्रतिभा हमारी जन्म से भी हो सकती है, वातावरण जनित भी हो सकती है। दूसरा, उत्पाद्य हमारा जो चीज़ों से सीखते हैं, हम परामर्श लेते हैं, जो हमारे गुरु हैं उनसे परामर्श लेते हैं। और अभ्यास क्या है हमारा, बार बार रिपीट करना किसी चीज़ को। मीन्स अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिफ्लेक्ट, मेमोरी लेवल हमारा अभ्यास है।
अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा उत्पाद्य है, जो चीज़ों से विचार करके या सीख लेने से, परामर्श लेने से जो हम करते हैं वो उत्पाद्य है। और जो हमारा वैचारिक खुद का विचार होता है या फिर एक एनवायरनमेंट से जो जनरेट होती है चीज़ें, वो क्या है, हमारी प्रतिभा है। वो हमारी जेनेटिक भी हो सकती है, हमारी पैतृक गुणों से भी हो सकती है, और वातावरण से कुछ प्रभाव उस पर जनित हो सकता है। तो ऐसे ही जैसे काव्य हेतु में 3 चीज़ें हैं, ऐसे ही अग्नि के लिए या जो हमारी साध्य वस्तु है, साध्य वस्तु के लिए जो खुद का स्वयं का जो गुण होता है, ये तो है हमारा भौतिक चीज़। ये है क्या, हमारा साध्य की स्वयं की चीज़। स्वयं की चीज़ क्या होती है, हमारी हेतु कहलाती है। जैसे उदाहरण में हमने यहाँ पे समझा, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। तो अग्नि के लिए आवश्यक क्या चीज़ है, धुआं है। तो ये क्या होगा, हमारा हेतु। हेतु क्या होगा, हमारा धुआं। ठीक है। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण से मतलब है जो सिद्धांत बना हुआ है, जो हमारे पास प्रमाण है। प्रमाण क्या है कि धुआं होना अग्नि का प्रमाण है। धुआं होगा तो अग्नि होगी ही होगी, बिना अग्नि के धुआं होना असंभव है। तो उदाहरण एक कह सकते हैं, एक सिद्धांत है। इसी तरह से अगर हम निगमन की बात करें, निगमन से मतलब है यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं। पर्वत पर धुआं है, धुआं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष हम निकालते हैं, हम निकालते हैं अग्नि होने का। तो अग्नि क्या है, हमारी साध्य है। जब तथ्यों से हम एक साध्य वस्तु की ओर निष्कर्ष निकालते हैं तो ये क्या होता है, हमारा आगमनात्मक, या हम कह सकते हैं अग्नि क्या है, हमारी साध्य वस्तु है। और यहाँ पर क्या थे, हमारे तथ्य थे। जब तथ्यों को जोड़कर, तथ्य मीन्स प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय आदि, तथ्यों को जोड़कर क्या होता है, हमारा अग्नि प्राप्त होती है, मीन्स साध्य प्राप्त होता है। साध्य क्या है, हमारा अनुमान का एक जरिया है। और अनुमान को हम कैसे सिद्ध, अनुमान किस लिए लगाते हैं हम, प्रमाण प्राप्त करने के लिए, प्रमाण प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो ये प्रमाण प्राप्त करने के लिए, किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान के लिए ये सभी तत्व हैं। इन सभी तत्वों से हम साध्य की प्राप्ति करते हैं, अग्नि की प्राप्ति करते हैं, और उससे क्या होता है, हमें एक प्रमाण मिलता है कि धुएं से अग्नि प्राप्त होती है, और इस स्थान पर इस तरह से ये सब कंडीशन लागू होती हैं। तो ये जब हम तथ्यों से, ये सभी क्या है, हमारे तथ्य हैं। ये क्या है, हमारे तथ्य हैं। तथ्यों से जब हम निष्कर्ष निकालते हैं साध्य की ओर, साध्य से क्या हमें मिलता है, जब हम तथ्यों से साध्य की तरफ जाते हैं तो क्या आता है, हमारा आगमन। आगमन मीन्स जब छोटे छोटे चीज़ों से हम संश्लेषित करके एक जो हमारा साध्य है, साध्य वस्तु की तरफ जाते हैं, तो वो क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है, हमारी आगमनात्मक प्रक्रिया होती है। दूसरा समझते हैं हम निगमनात्मक। निगमनात्मक से मतलब है, मान लीजिए उदाहरण, सभी देव पुरुष अप्रतिम हैं। राम भी देव पुरुष है। सभी देव पुरुष अप्रतिम हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, देव पुरुष की एक क्वालिटी बता दी कि वो अप्रतिम है। ऐसे ही राम भी क्या है, एक देव पुरुष है। ये एक तथ्य हुआ, एक तथ्य इसमें कॉमन हो गया। तो
कह सकते हैं कि राम भी क्या होगा, अप्रतिम होगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा, राम भी क्या है, अप्रतिम है। ये एक तथ्य ये था। तथ्य से जब हम निष्कर्ष की तरफ निकालते हैं, तथ्य से हम निष्कर्ष की तरफ निकलते हैं, पहुंचते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, निगमनात्मक सिद्धांत। दूसरा एक उदाहरण से और समझेंगे इसको। धर्म में कर्म, ज्ञान और धर्म नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं धार्मिक पुरुष में, धार्मिक पुरुष में कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय होता है। ये हो गया हमारा पहला कथन। दूसरी कथन हो गया हमारा राम के अंदर कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारे पास, धार्मिक पुरुष की कुछ एक दो तीन ये कुछ क्वालिटीज़ बता दी थी। ये तीन क्वालिटीज़ हो गई, ये हेतु हो गए किसके लिए, धार्मिक पुरुष होने के लिए। और राम के पास क्या है, ये तीनों चीज़ हैं, तो राम क्या होगा, धार्मिक पुरुष होगा। जब हम तथ्यों से, तथ्य क्या हो गए, राम के क्या क्या तथ्य हैं, कर्म है इसके पास, ज्ञान है इसके पास, भक्ति है इसके पास। तो सीधी सी बात है, आगमन जैसे हमारे पास था ऐसे ही यहाँ पर क्या है हमारा, निगमन है। निगमन क्या है हमारा, सिद्धांत ऑलरेडी बना हुआ है। तो राम से क्या बन रहे हैं हम, एक धार्मिक पुरुष को वेरीफाई हो रहा है। तो मेन चीज़ से, धार्मिक पुरुष में से हमने राम को कैलकुलेट किया एक तरह से, उसकी धारणाओं को निकाला, तो वो क्या है हमारा, निगमन का सिद्धांत है। एक उदाहरण और हम कोशिश करेंगे इसका, ले लेते हैं। नहीं तो हम इसको आगे जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला है उस पार्ट में हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। आगे हम बात करेंगे जो हमारा प्रक्रियात्मक या मात्रात्मक या गुणात्मक जो समूह है। प्रक्रियात्मक शोध में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। मात्रात्मक से मतलब है क्वांटिटेटिव डेटा, और गुणात्मक से मतलब है क्वालिटी डेटा, और मिश्रित से मतलब है मिक्स्ड डेटा। क्वांटिटी होती है एक संख्यात्मक जो डेटा जब हमारे पास निकल के आता है किसी रिसर्च में, तो वो क्या होता है हमारा, क्वांटिटेटिव डेटा होता है। उदाहरण के लिए जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन है, हमारी शायद 7th यूनिट है, 7th यूनिट में क्या है हमारे पास, क्वांटिटेटिव डेटा निकल के आता है। हमारे पास कुछ स्टैटिकल डेटा होता है, सांख्यिकी डाटा होता है, जिसमें किसी टाइम पीरियड में, किसी प्लेस में या किसी
इंटरवल में क्या होती हैं कुछ गणनात्मक संख्या या जो हमारा डेटा होता है, परिणाम होते हैं वो होते हैं, जिसमें मान लीजिए 2016 से 2020 तक का डेटा है। 2016 में किसी स्कूल में विद्यार्थियों का एडमिशन, 2017 में किसी विद्यार्थियों का एडमिशन, 2018 में विद्यार्थियों का एडमिशन, 2019 में, 2020 में, इसी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट में दे दिया उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो हुआ है नुकसान हुआ या कमी हुई। तो जितनी बढ़त और घटत जितनी हुई है उसको प्रतिशत में वृद्धि या लाभ या हानि, इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है। जबकि गुणात्मक डेटा से मतलब है, क्वालिटेटिव से मतलब है क्वालिटी किसी चीज़ के गुणों को। इनमें से ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसमें से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आने की नेट में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से मतलब है ये तरीका, एक डेटा दे देंगे और डेटा का ये पूछेंगे कि ये इनमें से किस तरह की क्या है शोध विधि है, कौन से तरीका है हमारा जिसमें जो शोध विधि यहाँ पे हमारे पास निकल के आती है या निकल के आएगी। डेटा से विधि का पूछते हैं, ना कि विधि को पूछते हैं कि इसमें कौन, ये क्या है, ये कौन सी है, इस विधि का एग्जाम्पल क्या है। इस तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। आगे है हमारा गुणात्मक। गुणात्मक में क्वालिटी से मतलब है किसी चीज़ के गुणों को जानना। गुण कैसे जानते हैं हम? गुण क्या है? हमारी भावात्मक या वैचारिक चीज़ है। वैचारिक चीज़ों को ना तो मापा जा सकता है। मान लीजिए मुझे पेन हो रहा है या हेडेक है, तो हम कैसे उसको मेज़र कर पाएंगे कि मुझे इतना हेडेक है। जबकि अगर फीवर होगा तो वो एक क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है, हम उसको डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं। जबकि जो हमारा हेडेक है उसके लिए कोई मेज़र करने की कोई हमारी यूनिट नहीं है, कोई हमारे पास कोई इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हमारा सिर का दर्द मेज़र कर सके। हम बस महसूस करा एक बता सकते हैं कि उसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है, इतना स्तर है, मेरे से सहा नहीं जा रहा है, या ऐसा लग रहा है हथौड़े बज रहे हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो वो क्या है, हमारे क्या है, गुणात्मक डेटा है। मिश्रित डेटा से मतलब, मिक्स्ड डेटा से मतलब है, मान लीजिए जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम का बात करते हैं तो उसमें जो फाइनल परिणाम होता है उसमें क्वांटिटी मीन्स उसके जो मार्क्स होते हैं वो भी जुड़े जाते हैं। क्वालिटी के लिए क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद उसके जो व्यवहार होता है, व्यवहारिक को तो सामने महसूस किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के सामने होगा तो उसके भावों को जानेगा, उसके व्यवहार को जानेगा, उसकी प्रतिक्रियाओं को देखेगा, गहन अनुभव करेगा। तो उनके आधार पर उसको एक रैंक दे देगा, एक ग्रेड दे देगा। तो दोनों ग्रेड्स को मिला के, दोनों डेटा को मिला के जो परिणाम निकाला जाता है वो क्या होता है, हमारा मिक्स्ड डेटा या फिर मिश्रित विधि, मिश्रित प्रक्रिया। इसमें हमारे गुणात्मक में कह सकते हैं समूह केंद्रित हो सकता है, प्रत्यक्ष अवलोकन हो सकता है, गहन साक्षात्कार हो सकता है, कथात्मक हो सकता है, घटनाजन्य हो सकता है, निर्जातीय हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, प्रदत्त आधारित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं समूह केंद्रित। समूह केंद्रित कह सकते हैं कि मान लीजिए भीड़ है, भीड़ की भाषा, भीड़ की भाषा में क्रांति, आंदोलन, दंगे, हड़ताल। मतलब भीड़ की भाषा से मतलब है जैसे जब हम किसी कोई ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को एक बड़े ग्रुप में, लोगों के बड़े ग्रुप में जब हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा समूह केंद्रित हो सकता है। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने भीड़ की भाषा की जगह। अगर हम भीड़ भी लेते हैं तो वहाँ पे एक समझने के लिए हम कह सकते हैं कि कोई क्रांतिकारी, मान लो कोई क्रांति हो रही है, एक कुछ लोगों में विचारों के वैचारिक टकराव हो रहा है, तो वहाँ पे जो लोगों की मानसिकता होगी वो क्या होंगे, उसमें दो चार लोग तो चुप होंगे या देख रहे होंगे, बाकी चीज़ कुछ ऐसे ही भीड़ चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, और हुटिंग हो रही है, नारेबाजी हो रही है। या फिर जैसे मॉब लीचिंग का मामला होता है, किसी ने मान लीजिए एक क्राइम कर दिया, कुछ लोग वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, बाद में आए और उन्होंने भी उसको क्या किया, प्रताड़ित कर दिया, उसको शोषण किया, इस तरह से क्या किया, उसका एक नुकसान किया। तो वो क्या है, हमारी एक
जो डेटा होगा, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व कर क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो लोग वहाँ पर थे ही नहीं, जिन्हें यही नहीं पता कि समस्या एक्चुअल में थी क्या, क्या वो सच में दोषी है, निर्दोष है व्यक्ति, फिर भी उसको सजा दे रहे हैं, उसको मार पिटाई कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है, एक भीड़ की एक मानसिकता हम कह सकते हैं। ऐसे ही आंदोलन में या किसी दंगे में हम कह सकते हैं, दंगे में कुछ लोग हैं आपस में, दो ग्रुप आपस में वो भिड़ रहे हैं, और अनजान कुछ लोग आ रहे हैं और आया पत्थरबाजी की, चले गए, और वो क्या होगा, जिनका कोई मतलब नहीं है और जिनके उस चीज़ से कोई लेन देन नहीं है, वो एक समूहात्मक रूप में जुड़ते चले जाते हैं और क्या करते हैं, एक मानसिक, एक विशेष या विशेष प्रकार के, अलग प्रकार की एक मानसिकता जनित कर देते हैं, जिसका हम कह सकते हैं कि भीड़ आधारित कह सकते हैं, समूह केंद्रित जो हमारा अनुसंधान है वो कह सकते हैं कि जिसको एक ग्रुप के ऊपर ऑब्जर्व किया जाए, वो क्या है, हमारा समूह केंद्रित विधि है। आगे है हमारा प्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन से मतलब है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स निरीक्षण। जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में चर्चा की थी, निरीक्षण से मतलब है लक्ष्य करके किसी की प्रतिक्रिया का गहन अवलोकन करना। किसी चीज़ को लक्ष्य करके, उसका लक्ष्य बना के, टारगेट करके, एम बना के जब हम किसी को अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा निरीक्षण कहलाता है। निरीक्षण एक दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी की व्यक्ति की, चीज़ों की, एक्सपेरिमेंट की या प्रक्रिया की प्रतिक्रिया को जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसमें होने वाले बदलाव, उसके होने वाली प्रतिक्रिया, उसके होने वाले जो मनोभाव या चेहरे के फेस इंप्रेशन वगैरह, जैसे कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, चेहरे की या फेस की झुर्रियों को देख के, चेहरे को देखकर, फेस पे पड़ी हुई एक्सप्रेशंस को देख कर वो समझ जाते हैं कि, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ जाते हैं कि वो उसकी मानसिक स्थिति या उसकी जो फिजिकल या फिर एक इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या हो सकते हैं और उसकी मानसिकता किस लेवल की होगी, तो वो उन चीज़ों को थोड़ा सा रीड करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। आगे हमारा गहन साक्षात्कार। गहन साक्षात्कार से मतलब है वही, जैसे ये हमने बात की, ये क्या है, हमारा एक गुणात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक प्रक्रिया में क्या होता है, गुणों का अवलोकन किया जाता है। गुणों, यहाँ पर तो चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो रही है, हमारी फिजिकल चीज़ें हो सकती है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा भावात्मक या वैचारिक होता है। भावात्मक या वैचारिक प्रक्रिया होती है, जिसमें इंटरव्यू जो होता है, हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के आधार पर क्या होते हैं, गुणों को, भावात्मक या वैचारिक, उनकी प्रतिक्रिया को जाना जाता है। प्रतिक्रिया के हिसाब से उनको ग्रेडिंग की जाती है। उनका मानसिक स्तर, उनका बौद्धिक स्तर देखा जाता है कि व्यक्ति किस स्तर की समस्या को सुलझा सकता है, किस स्तर का वह व्यक्ति सोच पाता है, क्या वो नैतिक है, अनैतिक है, कम सोच पा रहा है। तो उन चीज़ों को, जो वैचारिक या भावात्मक जो हमारी विचारधारा है, उसको जानना क्या है, गहन साक्षात्कार है। कथात्मक से मतलब है वह विधि जब किसी व्यक्ति के स्वयं के विचार और अन्य के विचार, दूसरों के विचारों को मिलाकर क्या बनता है, एक प्रस्तुति होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, एक कह सकते हैं जैसे हमने टीचिंग मेथड में जो कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसी तरह से ये हैं
कथात्मक विधि एक कथात्मक जो प्रक्रिया है हमारी अनुसंधान की, उसमें ये होता है कि किसी व्यक्ति को अपने विचार मिला के या दूसरे को अपने अनुभवों के विचारों को मिला के एक कथा रूप में प्रस्तुत की जाती है। कथा रूप में व्यक्ति कुछ थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाता है, फैमिलियर ज़्यादा हो जाता है, सहज हो जाता है। सहज होने की वजह से जो उसके आंतरिक जो अचेतन के मन की जो प्रतिक्रिया कह सकते हैं या फिर उनके विचार हम कह सकते हैं, विचारों को हम सामान्यीकरण करके अधिक से अधिक जानकारी जुटा सकते हैं। आगे हमारा घटनाजन्य। घटनाजन्य से मतलब है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाती है कि गाड़ी अटकी हुई है और थोड़ा सा अगर मान लीजिए ये पहाड़ी है और यहाँ पे सड़क थी, ये गाड़ी यहाँ से चल के आई और गाड़ी यहाँ पे आके क्या होगी, अटक गई। अगर थोड़ा सा और मूवमेंट होता है तो ये क्या होगी, खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने की कंडीशन में क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो उसको जो माइंड में क्विक रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारा घटनाजन्य होगा। उसको वो क्या चीज़ सोचता है, किस तरह से वो रिएक्शन देता है, किस तरह से उसका दिमाग काम करता है। कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाता है, तो बेहोश होने की कंडीशन में व्यक्ति क्या करता है, सबसे ऊपर पहले कुछ कंडीशन हो सकती है, पानी डाल रहा है या उसको पुश कर रहा है, उसको CPR दे रहा है, या कि क्या कंडीशन है, तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है या ऐसे ही पड़ा छोड़ के जा रहा है। तो वो क्या है, हमारी घटनाजन्य है, जो हमारी विशेष घटना के रिएक्शन में, तुरंत रिएक्शन के तौर पर जो प्रतिक्रिया के रूप में जो हमारी चीज़ें होती हैं, वो घटनाजन्य हमारी रिएक्शन जो प्रक्रियाओं को जांचता है। निर्जातीय से मतलब है, ये हमारी निर्जातीय मीन्स एक जाति विशेष पर, जाति विशेष आधारित हो कह सकते हैं। ये हमारी एंथ्रोपोलॉजी जो हमारी जो मानव शास्त्र है उस पर कार्य करता है। इसका मतलब है एक जाति विशेष या वर्ग आधारित से मतलब है, मान लीजिए एक जाति समूह है, जाति समूह क्या सोचता है, मान लीजिए राजपूत हैं तो वो क्या करेंगे, मूछ रखना, अपनी अकड़ में चलना, इस तरह से कुछ चीज़ें हो सकती है। या कोई व्यक्ति विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष का एक जाति विशेष का व्यक्ति है, तो वो हो सकता है बहुत शांत हो, उसकी जो परिवार है वो सभी शांत रहते हों। और दूसरा हम कह सकते हैं कि कुछ आक्रामक प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं, तो आक्रामक प्रवृत्ति एक जाति समूह की हो सकती है या कुछ एक दबका हो सकती है। तो क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक विशेष जाति वर्ग या समूह के अंदर एक विशेष प्रवृत्ति आधारित होती है, एक बेसिक जो अवचेतन मन की हम कह सकते हैं प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, निर्जातीय गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं राज्य आधारित क्या करते हैं, राज्य आधारित में अगर पंजाबी की बात करें, हरियाणवी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो पंजाबी में क्या होगा, जैसे अधिकतर क्या होगा कि शराब वगैरह पीना, कुछ ना कुछ इस तरह की जो मदिरा वगैरह है इस तरह का सेवन करना। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा लग के मेहनत करके कमाता है, और शाम को उस थकान मिटाने के लिए उस तरह की चीज़ों को, अपने इन्जॉयमेंट के लिए, अपनी थकान मिटाने के लिए, अपने खुश रहने के लिए उन चीज़ों का सेवन करता है। जबकि अत्यधिक सेवन बाहरी तौर पर देखें तो वो नुकसानदायक चीज़ है, तो लेकिन वो क्या है, उनके कल्चर में, उनकी संस्कृति में है। तो हरियाणा में अगर बात करें तो खाने पीने पर, दूध दही खाना, इस तरह की चीज़ों पर अधिक ध्यान देता है। उत्तर प्रदेश में क्या है, एक मिक्स प्रजाति के लोग कह सकते हैं, एक मिक्स जो मानसिकता है, मिश्रित जो हमारी मानसिकता है उस तरह के लोग हो सकते हैं। आगे है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत शोध से मतलब है पर्सनल थॉट्स को, जैसे हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो एक व्यक्ति को ले मन में बहुत सारे जो विचार हैं वो प्रत्येक व्यक्ति अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में से 99 लोग क्या हैं, एक व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, एक विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। मान लीजिए एक मार्क्स है, मार्क्सवाद,
99% लोग एक तरफ, जो प्रतिशत लोग हैं वो एक तरफ हैं, और 1% लोग एक तरफ, मतलब अकेला ये है और 99 लोग ये हैं, और लगातार विरोध कर रहे हैं। जो हमारा तरीका है, जो हमारी शोध है, वो क्या होती है, हमारी निष्पक्ष होती है। जैसे हमने कल पढ़ा था इसकी जो विशेषता हैं, तो ये क्या होती है, हमारी निष्पक्ष होती हैं। जितना अधिकार इसको 99% लोगों पर है, उतना ही अधिकार इसको 1% व्यक्ति पर है। तो क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति की जो मानसिकता है, वैचारिकता है, उसको जांचना निष्पक्ष तौर पर होकर, बिना इन लोगों के पक्ष लिए, बिना इन लोगों के सोच के परवाह किए, शोधकर्ता का कार्य है कि इस एक व्यक्ति को भी नैतिक कारणों से उसकी सुने और उस पर रिसर्च करे। क्योंकि परिवर्तन व्यक्ति एक कुछ 100 सालों में एक व्यक्ति में ही परिवर्तन होता है। नई जो चिंतन पैदा होता है वो एक व्यक्ति विशेष के अंदर होता है, और वो कुछ सालों में हो सकता है, और हो सकता है ये एक व्यक्ति यही हो। तो उसमें क्या है, अगर यहाँ पे इसका सपोर्ट ना किया गया तो हो सकता है वो विचार दब जाए, और जो विकास है, जो समाज का विकास होना था, वो पीछे चला जाए। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव होता है कि व्यक्तिगत जो मतलब व्यक्ति जो उसकी मेंटलिटी है उसको भी ऑब्जर्व किया जाए। प्रदत्त आधारित से मतलब है डेटा बेस्ड। प्रदत्त होते हैं, प्रदत्त बोलते हैं डेटा को, तथ्यों को। तो तथ्य पर आधारित क्या है, मान लीजिए जो हमारा पुरातत्व विभाग है, जो हमारे मान लो खुदाई चीज़ें हैं, चित्रलिपि, बर्तन, घर, रास्ते, खिलौने, कह सकते हैं एक ऐतिहासिक विधि का एक तरीका है। हमारे पास पुरातत्व की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पुरातत्व की खुदाई करते हैं, खुदाई में कुछ चीज़ें मिलती हैं, चित्रलिपियाँ मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं, घरों के कुछ डिज़ाइन, उनके शेप, उनकी आकृति इस तरह की, या रास्ते, सड़कें, उनके खिलौने, बैलगाड़ी वगैरह, मटके वगैरह, बर्तन वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उन चीज़ों से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वो जो सभ्यता रही होगी वो नगर आधारित रही होगी या ग्रामीण आधारित रही होगी। तो उन चीज़ों को हम अनुमान लगाते हैं किन के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर। तो ये क्या हमारे प्रदत्त हैं, ये क्या हमारे तथ्य हैं। तो ये क्या होगा, हमारा प्रदत्त आधारित संशोधन हो, शोध, ये विधि होगी, अनुसंधान होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो हमारी 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।